नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारी बदलती पृथ्वी, हमें पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर किस प्रकार परिवर्तन देखने को मिलता है, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं और पृथ्वी के बाहर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, आज हम इन्हीं सभी को इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, समुद्री तरंग, हिमनद आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्थलमंडल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्थलमंडल में हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट को ही हम स्थलमंडल कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में क्रस्ट, मेंटल और कोर इन सभी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी उस वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा स्थलमंडल है वह छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्लेटों का मतलब है भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा। तो इन प्लेटों को ही हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। दोस्तों, जब स्थलमंडल का भाग बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो हम इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो हम जो महाद्वीप देखते हैं दोस्तों, वह सभी स्थलमंडलीय प्लेट का ही भाग है। जैसा कि एक उत्तरी अमेरिका की प्लेट हो जाएगी और एक दक्षिणी अमेरिका की प्लेट हो जाएगी। इसी प्रकार आपको यूरोप और एशिया में यूरेशिया की प्लेट देखने को मिलती है और आपको ऑस्ट्रेलिया प्लेट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जितने भी महाद्वीप होते हैं वह सभी स्थलमंडलीय प्लेट का भाग हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि ये प्लेटें किस प्रकार विभाजित हुई। क्या ये प्लेटें गति कर रही हैं? अगर ये प्लेटें गति करती हैं तो यह किस प्रकार गति करती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी हैं। तो स्थलमंडलीय प्लेट यह किस प्रकार गति करती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पहले स्थलमंडल पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। तो समय के साथ साथ इन प्लेटों में परिवर्तन होते हैं, इन प्लेटों में गति होती है, लेकिन ये गति इतनी धीमी होती है कि हमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही हमें गति देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे थे पैंजियम की। तो पहले भूमि का एक टुकड़ा था जिसे हम पैंजियम कहते हैं। तो फिर पैंजियम के 2 टुकड़े हो गए, फिर उसमें और टुकड़े हो गए। इस प्रकार इन प्लेटों में लगातार गति होने के कारण सारी प्लेटें अलग अलग हो गईं, जिन्हें हम आज महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा भारत है वह भी एक समय अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे प्लेटों में गति हुई तो हमारे भारत की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। भारत की प्लेट उत्तर की साइड खिसकी और इसने भारत का निर्माण किया। तो इस प्रकार हमें स्थलमंडलीय प्लेटों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इनमें गति किस प्रकार होती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण हमें पृथ्वी के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। पिघले हुए मैग्मा मतलब कि दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानों को हम मैग्मा कहते हैं। तो इस मैग्मा के अंदर लगातार गति होती है और जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है वह एक वृत्तीय रूप में गति करता है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर मैग्मा किस रूप में गति करता है, तो वह एक वृत्तीय रूप में गति करता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण यह प्लेटें हमेशा गतिमान रहती हैं और ये प्लेटें प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के ही लगभग गति करती हैं। तो ये जो मैग्मा है दोस्तों, ये पृथ्वी को गति प्रदान करते हैं। प्लेटों की इसी गति के कारण हमें पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं,
क्योंकि जब प्लेटों में परिवर्तन होते हैं तो पृथ्वी की सतह पर कभी गड्ढे, ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सभी का निर्माण होता है और इन सभी की दिशा में भी परिवर्तन होता है। इनका निर्माण होता है और ये नष्ट होते हैं। ये सभी इन प्लेटों के कारण ही होते हैं। तो जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वह पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक परिवर्तन लाती हैं, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर भूकंप, पर्वत, पठार, नदियाँ आदि देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जानना है कि पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है अंतर्जनित बल, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं बहिर्जनिक बल, जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अंतर्जनित बल क्या होते हैं। दोस्तों अंतर्जनित बल ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित बल क्या होते हैं? ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, मतलब ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और ये पृथ्वी पर असमानता लाते हैं, क्योंकि इन्हीं बल के कारण पृथ्वी पर हमें ज्वालामुखी, भूकंप आदि देखने को मिलते हैं, और इन्हीं बल के कारण पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होता है। और दूसरे हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनिक बल क्या होते हैं? ऐसे बल जो पृथ्वी के बाह्य भाग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पृथ्वी की गतियाँ बताई गई हैं। आप देख सकते हो इस चार्ट से आप पृथ्वी की गतियों को अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक है अंतर्जनित बल, दूसरा है बहिर्जनित बल। तो सबसे पहले हम अंतर्जनित बल को समझ लेते हैं। अंतर्जनित बल क्या होते हैं? दोस्तों अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आकस्मिक बल, दूसरा है पतन विरूपण बल। आकस्मिक बल तीन प्रकार के होते हैं: भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आकस्मिक बल होते क्या हैं। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि, ये पृथ्वी के अंदर से अचानक उत्पन्न होते हैं। जैसे भूकंप, हमें नहीं पता होता कि भूकंप कब आना है, यह पृथ्वी के अंदर से अचानक ही उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वह अचानक ही पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इस प्रकार ये आकस्मिक बल होते हैं जो अचानक ही उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है पटल विरूपण बल। दोस्तों यहाँ पर पटल विरूपण बल का मतलब क्या है? ऐसे बल जिनकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। दोस्तों ऐसे बल जिनकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है, उन्हें हम पटल विरूपण बल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों प्लेटें टकराई होंगी और एक भूभाग का हिस्सा ऊपर की ओर आ गया होगा, जैसे कि हिमालय पर्वत। दोस्तों आपको पता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो पटल विरूपण बल के अंदर पर्वत निर्माणकारी बल कार्य करते हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट, बहिर्जनित बल पर। बहिर्जनित बल क्या होते हैं? ऐसे बल जो पृथ्वी के बाह्य भाग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको अपर्दन और निक्षेपण देखने को मिलते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण क्या होते हैं? तो अपर्दन और निक्षेपण ये अलग अलग स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये अलग अलग आकृतियों का निर्माण किस प्रकार करते हैं? जैसे कि ये लगातार चट्टानों को तोड़ते हैं, नए फीचर को बनाते हैं। तो इनकी वजह से ही हमें पृथ्वी की सतह पर
कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ये पृथ्वी को समतल बनाते हैं। इसके अंदर हमें नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद आदि देखने को मिलते हैं। जैसे कि नदियों के द्वारा काफ़ी सारा कूड़ा करकट, पत्थर आदि लाए जाते हैं, तो ये निक्षेपण के द्वारा एक जगह इन सभी को जमा कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे पवन किसी चट्टान को काटती है, फिर उसके छोटे छोटे कट बनाती हैं। इस प्रकार ये एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें समतल मैदान देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर नई आकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण बल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार होती हैं, पृथ्वी की गतियों में किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें शब्द की उत्पत्ति दी गई है। किस प्रकार एंडोजेनिक शब्द का निर्माण हुआ, किस प्रकार एक्सोजेनिक शब्द का निर्माण हुआ। तो एंडो का मतलब होता है अंतः प्लस जैनिक, तो एंडोजेनिक जिनका निर्माण आंतरिक भाग से होता है। एक्सो प्लस जैनिक यानी बाह्य उत्पत्ति, जिनका निर्माण बाह्य भाग से होता है, उन्हें हम एक्सोजेनिक कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी की ओर। तो हम ज्वालामुखी को पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी हमारी भूपर्पटी मतलब क्रस्ट पर एक ऐसा छेद होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। उन पदार्थों में क्या आते हैं? उन पदार्थों के अंदर मैग्मा, गैस, राख आदि शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैग्मा क्या होता है? पिघली हुई चट्टानों का रूप। जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। लावा, दोस्तों जब ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाती हैं, मतलब जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो हम इसे लावा कहते हैं। निकास वेंट, ये जो नली होती है, जिस नली के द्वारा मैग्मा बाहर आता है, उस नली को हम निकास कहते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। और इस क्रेटर से ही लावा बाहर आता है, गैस व राखें आदि बाहर आती हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, इस मैग्मा के अचानक बाहर आ जाने को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। बस आपको इतना समझना है कि ये जो मैग्मा होता है उसके बाहर आ जाने को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक भूकंप। भूकंप क्या है? ऐसा कंपन जो पृथ्वी की सतह पर होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, ऐसा कंपन जो पृथ्वी की सतह पर होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। और ये कंपन होता क्यों है? ये कंपन प्लेटों में गति के कारण होता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्लेटें लगातार गति करती हैं, तो इन प्लेटों में गति के कारण ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये भूकंप कभी तेज आते हैं, कभी कम आते हैं। इनकी गति अलग अलग होती है, जिसे हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है। वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र क्या है? जब उद्गम केंद्र से भूकंप की तरंगें सबसे पहले जिस पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। इसका मतलब उद्गम केंद्र के भू सतह पर आने को हम अभिकेंद्र कहते हैं।
भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें क्या है दोस्तों? भूकंपीय तरंगें होती हैं इस भूकंप का फैलाव जहाँ तक हुआ, इन्हें हम भूकंपीय तरंगें कहते हैं। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ पर हमें भूकंप के बारे में बताया गया है और भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? अभिकेंद्र। भूकंपीय तरंगें और भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। यहाँ पर हमें भूकंप के बारे में इतना ही बताया गया है। और यहाँ पर हमें दोस्तों देखिए भूकंप के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे कि भुज में भूकंप के झटके। जैसे दोस्तों अगर आपसे मेंस में कुछ पॉइंट लिखने को आए भूकंप के बारे में तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी सन 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। दोस्तों ये भूकंप इतना ज़्यादा तीव्र था कि इससे स्कूल इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इसमें 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका की गई थी। और ये भूकंप इतना ज़्यादा निराशाजनक था कि भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत काफ़ी चिंताजनक थी। मतलब इतना अधिक तीव्र था ये भूकंप, इससे जान और माल दोनों का ही नुकसान हुआ। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। मतलब इतना ज़्यादा तीव्र था ये भूकंप कि फ़ोन की लाइनें, जल पाइप, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें आदि सभी रुक गई थीं। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। जब भूकंप आता है तो इससे सभी सामान, जितना भी सामान होता है वह सभी हिल जाता है, जिसके कारण चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग का सामना करना पड़ा। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। तो ये भूकंप का मापन किस प्रकार होता है दोस्तों? भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं, जिसे हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। दोस्तों जब भूकंप का मापन किया जाता है वह भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है और भूकंप की तीव्रता इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 से कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब 2.0 तीव्रता वाला भूकंप बहुत ही हल्का होता है, उसका प्रभाव ना के बराबर ही होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है उसके द्वारा वस्तुओं का गिरना व वस्तुओं की क्षति होती है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे ज़्यादा होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे कि भुज में कितना आया था? भुज में आया था 6.9 तीव्रता का भूकंप, जिससे जान और माल दोनों की हानि हुई थी और यह अधिक प्रभावशाली था। लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ 7 नंबर का और सबसे कम शक्तिशाली हुआ 2 नंबर का।
देखिए आप यहाँ पर भूकंप लेखी को देख सकते हैं, यह किस प्रकार दिखता है। यहाँ पर आपको भूकंप से बचने की तैयारियाँ, भूकंप से बचने की जानकारी दी गई है, जो कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि भूकंप से किस प्रकार बचा जाए। तो हम यहाँ पर समझते हैं मुख्य स्थल आकृतियाँ। मुख्य स्थल आकृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं अपक्षय और अपर्दन, ये दो प्रक्रम ये भूमि पर लगातार विघटित होती रहती हैं। अपक्षय और अपर्दन के द्वारा सैलों के टूटने की प्रक्रिया होती है। तो पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, जबकि जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अपक्षय और अपर्दन के बारे में बताया गया है। जल, पवन और बर्फ के द्वारा जो भी क्षय होता है उसे हम अपर्दन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जैसे भूमि के टुकड़े हैं, भूमि के जो कण हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। तो जो अपसाद हैं, जब ये अपसाद एक जगह पर आकर जमा हो जाते हैं तब हम इन्हें निक्षेपण कहते हैं। तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ये एक स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो हमें अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि नदी आदि। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, नदी के कार्य। नदी के क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, नदी के द्वारा गार्ज का निर्माण होता है, नदी के द्वारा जलप्रपात का निर्माण होता है। तो नदी के द्वारा हमें विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। दोस्तों, जो नदी है, जो नदी का जल होता है, उसके द्वारा भूमि पर हमें अपर्दन की क्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि नदी के द्वारा पहाड़ों पर जितने भी स्थित कण होते हैं, जितने भी स्थित अपसाद होते हैं, वह नदी के द्वारा मैदानों तक आ जाते हैं। तो नदी क्या करती है, नदी इन अपसादों को अपने साथ लेकर आती है और यह अपर्दन की क्रिया करती है। जब नदी किसी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात क्या होते हैं। दोस्तों, जब नदी किसी कठोर शैल से या खड़े ढाल वाली घाटी में आकर गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो। यह किस प्रकार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे जलप्रपात किसे कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, हमें यहाँ पर बताया गया है कि विश्व में हजारों जलप्रपात होते हैं, इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। तो आपको याद रखना है कि एंजल जलप्रपात यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। तो एंजल जलप्रपात के आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो हमें इस चैप्टर में इन 3 जलप्रपात के बारे में बताया है। एंजल जलप्रपात जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात यह अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिए। देखिए, आप यहाँ पर चित्र में नियाग्रा जलप्रपात को देख सकते हैं, यह किस प्रकार दिखता है। तो अब हमें यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है विसर्प। विसर्प क्या होते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि नदी जो है वह पहाड़ों से निकलती है, जब वह पहाड़ों के बाद वह मैदानों में आती है तो वह एक मोड़दार मार्ग में बहने लगती है।
तो जब नदी एक मोड़दार मार्ग में बहती है तो हम इन्हीं मोड़ों को, ये जो मोड़ होते हैं, हम इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो ये एक मोड़दार मार्ग पर बहती है जिसे हम विसर्प कहते हैं। तो इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अपर्दन के द्वारा जितने भी कण होते हैं वह नदी में साथ साथ आते हैं। तो जब नदी में कुछ कण साथ आते हैं तो वह एक स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें हम निक्षेपण कहते हैं। तो विसर्पों के किनारों पर लगातार हमें अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। जो विसर्प हैं वह लूप के सिरे पर आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये विसर्प हैं वह लगातार ही लूप के किनारे आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये विसर्प जो है ये लूप से कट जाते हैं। तो इस प्रकार हमें एक नई झील का निर्माण देखने को मिलता है जिसे हम चाप झील कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर ये विसर्प लूप किसे कहते हैं। दोस्तों, जब आप जानते हो कि ये नदी जो है एक स्थान से बहती है, जब ये नदी विसर्पों का निर्माण करती है तो समय के साथ साथ अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण ये नदी हमें काफ़ी पतली पतली देखने को मिल जाती है क्योंकि इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। लेकिन जैसे जैसे अपर्दन और निक्षेपण होता है विसर्प लूप के किनारे पास पास आने लगते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया। तो समय के साथ साथ इसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है और ये लूप जो है एक स्थान से कट जाते हैं। जब ये लूप कटते हैं तो यहाँ पर जमीन का भाग आ जाता है, यहाँ पर स्थल का भाग आ जाता है। तो ये जो हिस्सा कटा, ये जो हिस्सा नदी से अलग हुआ, इसे हम झील कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लूप थी ये नदी से अलग हो गई और यहाँ पर स्थल का एक भाग आ गया जो कि अपक्षय और अपर्दन के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो हिस्सा बना अलग, जो जल का क्षेत्र बचा, उसे हम चाप झील कहते हैं। तो यहाँ पर हमें चाप झील को ध्यान रखना है। चाप झील किसे कहा जाता है, यहाँ पर हमें विसर्प को ध्यान रखना है। कभी कभी नदी तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे नदी एक स्थान से बहती है लेकिन इसमें नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो नदी की मात्रा अलग अलग बहती है। तो जो नदी है अपने साथ जितने भी अपक्षय और जितने भी अपसाद लेकर आती है वह एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो बाढ़ के कारण जितने भी अपसाद एक जगह इकट्ठे हुए उनसे एक समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। फिर वापस नदी अपने मार्ग पर बहने लगती है। तो जो बाढ़ के कारण ये मैदान बना, जो बाढ़ के कारण ये समतल मैदान का निर्माण हुआ, उसे हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। क्योंकि इसका निर्माण बाढ़ के कारण हुआ इसलिए हम इसे बाढ़कृत निर्माण कहते हैं। नदी के उच्छित तटों को तटबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हमें तटबंध के बारे में बताया गया है। जितने भी नदी के द्वारा उच्छित तट होते हैं, जितने भी नदी के आसपास तट बनते हैं, उसे हम तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि वितरिका किसे कहा जाता है। दोस्तों, जब नदी समुद्र के पास आती है तो वह धीमी गति से बहती है। तो जो नदी है, नदी की जो मुख्य धारा है उससे अनेक छोटी छोटी धाराओं का निर्माण होता है। जो नदी है वह अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब नदी छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होती है तो हम इन्हें वितरिका कहते हैं। यहाँ पर आप सहायक नदी और वितरिका में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सहायक नदी मुख्य नदी में आकर मिलती है जबकि वितरिका यह मुख्य नदी से अलग होती है। ये 2 पॉइंट हैं जिन्हें आपको समझना है। सहायक नदी मुख्य नदी में मिलती है जबकि वितरिका यह मुख्य नदी से अलग होती हैं।
यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अपसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, जितनी भी वितरिकाएँ होती हैं वे अपने साथ अपसाद तो लेकर आती हैं। जब वे अपने साथ अपसाद लेकर आती हैं तो ये अपने साथ लाए गए अपसादों का निक्षेपण करने लगती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अपने साथ लाए गए अपसादों का इन्होंने किस प्रकार निक्षेपण किया। तो इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम डेल्टा कहते हैं। ये मुख्य नदी हो गई वितरिका, और इनके द्वारा जितने भी लाए गए अपसाद हैं उनसे डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने नदी को पढ़ा, नदी के अंदर हमने जलप्रपात पढ़े, डेल्टा पढ़े, वितरिकाएँ पढ़ी, ये सब हमने नदी के अंदर समझा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, समुद्री तरंग के कार्य। यहाँ पर हमें बताया गया है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। देखिए, जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये अपक्षय और अपर्दन के द्वारा निर्मित की गई हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिनसे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि समुद्री गुफा किसे कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, जब समुद्र की तरंगें लगातार इन शैलों से आकर टकराती हैं तो इन शैलों के अंदर हमें एक दरार देखने को मिलती है। जैसे एक दरार हुई, फिर समय के साथ साथ ये दरार और विकसित होती जाती है। जब ये दरार विकसित होती है तो यहाँ पर ये एक गुफा का निर्माण कर देती है। जो ये गुफा होती है ये समुद्र के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए हम इनसे समुद्री गुफा कहते हैं। तो इन दरारों के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना समुद्री गुफा किसे कहते हैं। इन्हीं समुद्री गुफाओं में जब लगातार पानी आता जाता है तो ये और इन गुफाओं को गहरे करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जो गुफा है वह आर पार हो जाती है, मतलब गुफा से पूरा आर पार का दिखने लगता है। जब गुफा से आर पार का दिखने लगता है तो हम इसे तटीय मेहराब कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस साइड का जल उस साइड भी आ जाता है, तो हम इसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। देखिए, जब समय के साथ साथ फिर अपर्दन की क्रिया होती है तो जो समुद्र की धाराएं हैं वह इस चट्टान को भी तोड़ देती हैं बीच में से। तो जो टूटी हुई चट्टान का भाग होता है हम उसे स्टैग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैग के बारे में बताया गया। जो समुद्री गुफा होती हैं वह लगातार समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित होती हैं। जब एक दरार होती है तो वह बड़ी होती जाती है जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। लेकिन समय के साथ साथ समुद्री गुफा में फिर से अपर्दन की क्रिया होती है जिसके द्वारा तटीय मेहराब का निर्माण होता है। मतलब जल जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को इन चट्टानों के बीच से निकलने लगता है जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैग के बारे में पढ़ा। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अपसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री पुलिन कहा जाता है बीज को। जितने भी समुद्री तरंगों के द्वारा लाए गए अपसाद होते हैं जब वह एक जगह आकर जमा हो जाते हैं, मतलब तटों पर आकर जमा हो जाते हैं, तो हम उसे समुद्री पुलिन मतलब बीज कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हिमनद के कार्य। अब हमें पढ़ना है हिमनद के क्या कार्य होते हैं। तो क्या आपको पता है हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी
मिट्टी अथवा पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्म मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। देखिए, जब पर्वतों से हिमनद की नदियाँ होती हैं, मतलब बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, जब वह बहती हैं तो वह एक गार्त का निर्माण कर देती हैं, वह गर्तों का निर्माण कर देती हैं। जब इन गर्त में बर्फ़ भर जाती है और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ पर पानी भर जाता है, तो इसके द्वारा झील का निर्माण होता है। तो हिमनदों के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वह एक गर्त का निर्माण करती हैं जिसे हम झील कहते हैं। इसी के बाद जितने भी इस नदी के द्वारा लाए गए अपसाद होते हैं वह एक जगह आकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं जिसे हम हिमनद हिमोड़ कहते हैं। तो इन पॉइंट को आप याद रखिए। हिमानी बर्फ़ गर्त यानी झील का निर्माण किस प्रकार होता है और हिमनद हिमोड़ का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इस चैप्टर में अब हमें लास्ट में पवन के कार्य दिए गए हैं। पवन के क्या कार्य होते हैं? तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। दोस्तों, पवन क्या होती है? पवन का मतलब है हवा। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है। मतलब रेगिस्तान में पवन के द्वारा ही धूल, कण, मिट्टी जितने भी अपसाद होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं सिर्फ पवन के द्वारा रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में आपको छत्रक शैल जिसे हम मशरूम रॉक्स भी कहते हैं वह आपको रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं। इसे हम मशरूम रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देखने में मशरूम आकार की होती है, इसीलिए हम इसे मशरूम रॉक कहते हैं। इसे हम हिंदी में छत्रक शैल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रक शैल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो छत्रक शैल का निर्माण पवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा। तो पवन शैल के ऊपरी भागों की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती जाती है क्योंकि उस शैल का ऊपरी भाग कठोर होता है जबकि निचला भाग थोड़ा मुलायम होता है जो कि पवन के द्वारा आसानी से कट जाता है। ऐसी शैल की आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। दोस्तों, छत्रक शैल जो है हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है और यह इस प्रकार की होती है। तो ये देखने में मशरूम की तरह दिखती है, इसलिए हम इसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। जो पवन है वह इसके आधार को काटती जाती है, इसके आधार में वो अपरदन करती जाती है। तो पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो जब पवन का बहाव रुकता है दोस्तों, जब पवन का जो बहाव है वो रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब बहाव रुकेगा तो जो पवन में जो भी कण आए हुए होंगे वह एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब ये एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं तो ये एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करते हैं। इन्हीं को हम बालू टिब्बा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बालू टिब्बा को समझा और यहाँ पर हमने छत्रक शैल को समझा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी भारी कण होते हैं वायु में वो छोटी पहाड़ी का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ महीन कण ऐसे होते हैं जो कि वायु के संग आगे बढ़ते हैं और यह अत्यधिक दूर तक आ जाते हैं। जब ये कण एक जगह आकर निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब
जितने भी महीन कण होते हैं वह एक जगह आकर रुक जाते हैं, तो ये रेगिस्तान में लोएस का निर्माण करते हैं। तो सबसे विशाल लोएस कहाँ पर देखने को मिलता है? दोस्तों, सबसे विशाल लोएस यह हमें चीन में देखने को मिलता है। आप ध्यान रखिए कि लोएस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लोएस का निर्माण पवन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट को जाना, छत्रक शैल, बालू टिब्बा और लोएस। तो इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है पवन के कार्य में, ये पवन के कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।